Good morning, everyone. Good morning, sir. लास्ट क्लास में अपन ने स्टैटिस्टिक्स की जो मेन थ्योरी है वो तो कंप्लीट डिस्कस कर ली थी। हम सबसे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड मीन डेविएशन। तो अपन कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं और इसके बाद इसी में ही हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चन लिखो और आंसर बताना। टाइम 2 मिनट, 2 मिनट में ट्राई करो विद कंप्लीट कैलकुलेशन। हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग भी मेंस के सिलेबस में है, बट उसमें भी कुछ खास पढ़ने वाला है नहीं। मैं बता दूंगा सारी चीजें। नहीं, √3 नहीं है आंसर। अब इस क्वेश्चन में एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि गिवन इंफॉर्मेशन से हम सिग्मा एक्स आई फाइंड करें और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर फाइंड करें, बिकॉज वेरिएंस जो है ये होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए गिवन इंफॉर्मेशन से सिग्मा एक्स आई फाइंड करें या एंड सिग्मा एक्स आई स्क्वायर फाइंड करें, बट इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। तो हम थोड़ा बेटर वे में इस क्वेश्चन को विद कम कैलकुलेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम सिग्मा एक्स आई -5 फाइंड कर लें। क्वेश्चन ने जो बोला है सिग्मा एक्स आई -4, इसको हमने एक्स आई -5 + 1 करके लिखा, और फ्रॉम दिस वी कैन से दैट सिग्मा एक्स आई -5 I is varying from 1 to 9 plus 9 is equal to 18. Therefore, we are getting that sigma xi -5 is equal to 9, और sigma xi -5 का होल स्क्वायर क्वेश्चन ने ऑलरेडी 45 बोला हुआ ही है। तो सिग्मा x1 x2 x3 एंड सो ऑन, इन नंबर्स के वेरिएंस की वैल्यू भी हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये समझ आ रहा है? बिकॉज हमने लास्ट में कल डिस्कस किया था कि वेरिएंस पे शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो क्वेश्चन ने तो हमें x1 x2 x3 एंड सो ऑन का वेरिएंस फाइंड करने को बोला है, और हम यहाँ पे x1 -5 x2 -5 x3 -5 एंड सो ऑन का वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं।
बट वी नो दैट शिफ्टिंग का वेरिएंस पे इफेक्ट नहीं होता, तो आंसर सेम आएगा। तो अब इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज 45/9 माइनस 9/9 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 5 - 1 4। तो वेरिएंस की वैल्यू 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देखना यहाँ पे हमने अगर कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया तो उससे अपन टाइम बचा सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि ऑल्टरनेट मेथड ये हो सकता है, बट इसको फाइंड करने के लिए चलो सिग्मा एक्स आई तो यहाँ से इजीली आ जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर यहाँ से फाइंड करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऑल्दो टफ नहीं है कुछ भी, पर थोड़ा सा अपना टाइम कंज्यूम होगा। जबकि हमने अभी जो सॉल्यूशन लिखा है उसमें सिग्मा एक्स आई -5 होल स्क्वायर का डायरेक्टली यूज कर लिया। ठीक है, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, summation of xi plus 1 whole square I varying from 1 to n is equal to 9n. Summation of xi minus 1 whole square I varying from 1 to n is equal to 5n. Find standard deviation of x1, x2, x3 and so on. अभी करता हूँ प्रीवियस पेज। एक बार सभी लोग ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, ट्राई करो। सिग्मा एक्स आई प्लस 1 होल स्क्वायर का समेशन तो 9n है, और सिग्मा एक्स आई -1 होल स्क्वायर का समेशन 5n है। फाइव, 5 इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी √5। ठीक है, और किसी ने कैलकुलेशन किया? अब यहाँ पे अगेन पॉइंट इज कि जेई के पॉइंट से सिंस अपने पास टाइम बहुत कम होता है तो अपन कैलकुलेशन कैसे करें, सिंस हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अपन को सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ वी ऐड दीज टू इक्वेशंस, ऐड, तो वी विल गेट डबल ऑफ summation of xi square plus 1 is equal to 14n। तो यहां से summation of xi square का वैल्यू 7n - n 6n आ गया।
ऐसे ही अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें डिफरेंस लेन का, तो वी विल गेट 4 टाइम्स सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 4n. दैट मीन्स सिग्मा एक्स आई का वैल्यू n. तो अगर ये दोनों मिल गए तो हमें डायरेक्टली वेरिएंस मिल जाएगा, विच इज सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर. तो ये हो गया 6 माइनस 1. ठीक है, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स आई का वैल्यू फाइंड किया और फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड कर लिया. ठीक है, तो ये इन क्वेश्चन में तो अपन अगर कैलकुलेशन को थोड़ा सा पहले सोच लें तो अपन थोड़ा टाइम बचा सकते हैं. बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए हैं जिसमें कैलकुलेशन काफी लेंथी करनी पड़ती है, तो मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी. इस वाले पेज पे कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेई का मेंस का थोड़ा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछता है मैं. A group of 5 numbers has mean and variance as 9 and 19, नहीं 8 and 24, 8 and 24. Another group of 3 numbers has mean and variance as 9 and 19. Find combined mean and variance of all 8 numbers. हाँ, मेरे पास मीन जो लिखा हुआ है वो 67/8 लिखा हुआ है, तो यही आता हुआ है. ठीक है, 24 plus 64, 88 into 5, 440.
और इस वाले पार्ट में अब कैलकुलेशन है। तो देखो, जो कंबाइंड वेरिएंस है वो हमने जो लिखा है यहाँ पे, दिस इज सिग्मा एक्स, मतलब जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनका स्क्वायर का सम अपॉन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, और यहाँ पे जो म्यू कंबाइंड है वो लिखा हुआ है। तो ये वाली कैलकुलेशन करके अब अपन को एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन करनी होगी और फिर हमारा आंसर आएगा, तो इसमें टाइम लगेगा। अभी जो हमने पूरा लिखा है इसमें तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मैंने सिंस डिटेल में लिखा है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे फिर भी लगा है, बट एग्जाम में ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखने की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है। तो ये वाली कैलकुलेशन अब तुम लोग चलो कर लेना। वैसे एलसीएम भी लेंगे तो कुछ मतलब ऐसा है नहीं कि इसमें कोई शॉर्ट अप्रोच अपन लगा के और क्विकली आंसर फाइंड कर लें, ये कैलकुलेशन तो हमें करनी ही होगी। सर ये फ्रैक्शन में ही छोड़ना होगा या फिर लाइक वो लोग डेसिमल में देंगे? मेरे पास हाँ जो आंसर लिखा है वो डेसिमल में लिखा है, दैट इज 22.36। तो इसका मतलब कि ऑप्शन में अगर डेसिमल में, मतलब वो तो फिर अगेन ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बट अगर ऑप्शन डेसिमल में है तो फिर अपन को डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। तो मतलब इसमें जनरली क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जी ने कई बार पूछे हैं जिसमें अपन को दो डिफरेंट डेटा सेट्स दे रखे हैं और फिर कंबाइंड मीन और वेरिएंस पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। mean and standard deviation of marks of 100 students are 40 and 5.1। मतलब मीन 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1 है। लेटर इट वाज फाउंड that marks of one student were used 50 in place of 40 by mistake। Find correct mean and standard deviation। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक x का वैल्यू 50 यूज कर लिया था जब वो एक्चुअल में 40 था, तो 50 को रिमूव करके 40 को ऐड कर लेंगे। दिस इज 5.1, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5.1। तो 3990 आ जाएगा, दैट इज म्यू करेक्ट का वैल्यू 39.9 आ जाएगा। ठीक है,
और सिमिलरली हम सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करेक्ट फाइंड कर लेंगे। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर गिवन इज n इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। 5.1 का स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये नंबर 162601 आ गया। सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करेक्ट is 162601 minus 50 square plus 40 square, यानी कि 900 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें और ये बन जाएगा 726.01 क्या 7 726.01 ये किसका वैल्यू है? ये समेशन एक्स आई स्क्वायर करेक्ट। नहीं ये आ रहा है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ तुम्हारा डेसिमल कहाँ से आ गया? सर। मैं सॉरी सर, मैं समेशन एक्स आई स्क्वायर ढूंढते वक्त 100 से मल्टीप्लाई करना भूल गया। हाँ ओके ओके ओके। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करेक्ट ये आ गया और अब अपन को वेरिएंस करेक्ट फाइंड करना है। तो वेरिएंस करेक्ट इज इक्वल टू 161701 अपॉन 100 माइनस 39.9 होल स्क्वायर। अब 399 का होल स्क्वायर तो अपन फाइंड, मतलब यहाँ तो चलो फिर भी इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है बिकॉज 399 इज 400 माइनस 1 का होल स्क्वायर करके फाइंड कर लेंगे। तो 400 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 1000 में से 800 गए तो 200 और इसको भी 161701 में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2500 आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद। एक बार तो वैसे 2500 आ रहा है तो सही होगी। हाँ आंसर भी मेरे पास 5 ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करके, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की कैलकुलेशन भी एग्जाम में क्वेश्चन करा सकता है। ऑल्दो अगर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है तो अगर 2 मिनट्स नहीं तो विद इन 3 मिनट्स तो इजीली हो ही जाएगा एक क्वेश्चन। और जेई के पॉइंट से जो ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है ये काफी, जेई मेंस के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक क्वेश्चन इसका फिक्स है ही है कि आएगा ही आएगा। और अगर ओनली 2 आवर्स या 3 आवर्स के चैप्टर में से एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है तो चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है। इसमें अगेन कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स और हैं, एक दो फॉर्मूले टाइप, वो भी मैं नोट करा देता हूँ। जेई ने पूछा तो नहीं है उन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन का भी, बट अपन को याद रहेंगे तो बेटर है। एक तो है कि मीन डेविएशन इज ऑलवेज, मीन डेविएशन इज जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली इक्वल टू 4 into 5 times standard deviation and mean deviation measured about mean. Second, हाँ So just 1 second, can you show the previous page? 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 1 second, can you show the previ
Done, sir. हमने जो पहले डिस्कस किया था सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये और 3 फॉर्मूले हैं जो अगर कभी एग्जाम में कोई यूज करने को बोला तो बस डायरेक्टली फॉर्मूला ही है। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अपन अभी हैंड टू हैंड यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और जो हमने अभी स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, बिल्कुल सेम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी तो अपन को हर एक डेटा पॉइंट के साथ उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी, तो हमें मीन फाइंड करना है या वेरिएंस फाइंड करना है या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, इस तरह से है। अभी हमें हर एक डेटा पॉइंट के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, सॉरी उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। मतलब ऐसा कोई सिचुएशन है कि डेटा पॉइंट का वैल्यू x1 x2 x3 एंड सो ऑन है, और जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो P1 P2 एंड P3 एंड सो ऑन गिवन होंगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो ऑलवेज एक नेचुरल नंबर में होती है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 से 1 के बीच में किसी नंबर में होगी। और यहाँ पे एक और बस बात ये है कि ये जो भी मतलब ये यहाँ पे हम डेटा पॉइंट्स को जो x बोला है इसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू अगर हमें x1 चाहिए तो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी xi चाहिए तो pi हो जाएगा, इस तरह से। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दिस केस समेशन ऑफ pi इज इक्वल टू 1 होता है। दैट इज कि अगर हम ये जो x1 x2 x3 एंड सो ऑन रैंडम वेरिएबल्स हैं, इनको मान लो फॉर एग्जांपल ये किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट आउटकम्स हैं, तो ये सारे के सारे आउटकम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। और ये दोनों वर्ड सभी को क्लियर होंगे प्रोबेबिलिटी में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब कि कोई भी दो आउटकम्स में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और एग्जॉस्टिव है मतलब कि इस सेट के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये रैंडम वेरिएबल लिया कि एक डाई को थ्रो करने के बाद उसका जो आउटकम आता है वो रैंडम वेरिएबल है, तो डाई को थ्रो करने के बाद आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 तो x की वैल्यूज हो जाएंगी। और अगर मान लो वो नॉर्मल डाई है तब तो यहाँ पे सभी जगह 1/6 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी में, फेयर डाई अगर है तो। लेकिन अगर बायस डाई है तो कुछ भी क्वेश्चन है जो बता रखा होगा 1/8 1/9 एंड सो ऑन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमने बोला सारे के सारे इवेंट्स हैं, दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जिससे कि इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम आएगा वो ऑलवेज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है। इसमें अब जैसे एक बेसिक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पे तो x दे रखा है, यहाँ पे p दे रखा है, वन टू थ्री फोर रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं, और 1/3 या फिर ऐसा कर लेते हैं k 2k k 3k, ये प्रोबेबिलिटीज हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि हमें वो प्रोबेबिलिटी बतानी है जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो बताओ आंसर। और 6/7। 6/7, तो हम सबसे पहले सही है k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। k का जो वैल्यू है ये इन सबको ऐड करके आ जाएगा, तो k प्लस 2k प्लस k प्लस 3k इज इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू 1/7 आ गया। p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मीनिंग
या तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हम P ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 4 ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हम 1 माइनस P ऑफ x इक्वल टू 1 इस तरह से भी सॉल्व 1 ही था ना, हाँ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन थे K2 के K3 के, तो यहाँ पे हो जाएगा K2 के K3 के और इन दिस केस 1 माइनस K। अब ये जो मैंने एग्जांपल है ऑल्दो बड़ा सिंपल सा है, बट 2 पॉइंट्स हैं। एक तो हमने यहाँ पे समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 करके k का वैल्यू फाइंड कर लिया। दूसरा क्वेश्चन अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या x इज लेस देन इक्वल टू 5 या कुछ भी, तो हम एग्जाम में वो केस प्रेफर करेंगे जिसमें कम कैलकुलेशन हो रही है। तो इन दिस केस, इस वाले केस में कम कैलकुलेशन हो रही है कि p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब p ऑफ ऑल केसेस माइनस 1 x इक्वल टू 1। अब इसमें हाँ, जो हमने अभी तक वर्ड मीन यूज किया था, मीन को यहाँ पे मीन भी बोलते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन, और इसको कैपिटल ई ब्रैकेट में एक्स इससे डिनोट करते हैं। लास्ट पेज पे ये है। हाँ वो मीन डेविएशन जो अपने फर्स्ट नोट में लिखा है, इट्स अबाउट मीन ना, हाँ ठीक है। मीन को हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, वेरिएंस को वेरिएंस ही बोलते हैं, और मीन को हम ई ब्रैकेट में एक्स इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे इन दिस सिचुएशन जो हम जनरल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इस केस में मीन का फॉर्मूला सिग्मा पी आई एक्स आई बन जाएगा ओनली। क्योंकि वहां पे पहले जो हमने डिस्कस किया था, ये वाला फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई था, एफ की जगह तो पी आ गया और सिग्मा ऑफ पी आई की वैल्यू 1 है, तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 हो गया। तो मीन का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा पी आई एक्स आई बन जाएगा ओनली, और जो वेरिएंस का फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, सिग्मा पी आई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, या फिर सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, कैसे लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल टू 1 हो गया, जिसकी वजह से ये फॉर्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तो यही है। इसके बाद है अपने पास इसका एक पर्टिकुलर केस, दैट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। So can you show the previous slide for a second? Done, sir. जैसा अपन ने क्योंकि हम यहाँ पे ओनली मीन एंड वेरिएंस की बात कर रहे हैं, तो हमने जब तुम अगर नोट्स देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ओनली मीडियन और मॉड इस सिचुएशन में अलग फॉर्मूले लिखे थे। ये वाले फॉर्मूले जो थे L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन, यानी क्या था जो भी है मुझे ध्यान नहीं है, बट
जो मीडियन और मॉड है ओनली उस सिचुएशन में हमने अलग फॉर्मूला लिखे थे। अगर हम मीन की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, वेरिएंस की बात करें या किसी और की बात करें, तो हमने कभी भी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में अलग कोई बात नहीं की। यानी कि इन सारे केसेस में अगर हमें एक्स आई यूज करना है तो हम वो ai+ai+1/2 यानी कि जो इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनका मिड पॉइंट यूज कर लेंगे। ठीक है, मीन में भी अपन ने ऐसे ही किया था स्टार्टिंग में। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस या इस तरह की बातें हैं तो भी अपन को सेम ही करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है बर्नौलीज ट्रायल। जैसे अपन ने एक कॉइन को टॉस किया या एक डाई को थ्रो किया या एक बैग है उसमें कुछ बॉल्स हैं उनमें से बॉल को ड्रॉ किया, तो ये सारे डिफरेंट ट्रायल्स हैं। तो यहाँ पे बर्नौलीज ट्रायल किसे बोला? ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट are called Bernoulli's trials if first condition there are finite number of trials, second condition each trial is independent, third condition each trial has exactly two outcomes, success and failure. And fourth point is the probability of success in each trial remains same. ठीक है, ये 4 कंडीशंस हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, तुम लोग बताना कि ये इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये बर्नौलीज ट्रायल है या नहीं है। A die is thrown 6 times and getting an odd prime number is considered as success। तो ये बर्नौलीज ट्रायल है या नहीं है? Anyone else? This is Bernoulli's trial because all conditions, हम अगर स्टेप बाय स्टेप चेक करें तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे 6 टाइम थ्रो किया तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट, ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। अगर हमने डाई को फर्स्ट टाइम थ्रो किया फिर उसके बाद डाई को सेकंड टाइम थ्रो किया तो फर्स्ट वाले का आउटकम का सेकंड वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है कि अगर और टाइम आना सक्सेस है तो अगर और टाइम का मतलब 3 और 5 आना सक्सेस है तो रिमेनिंग 1, 2, 4 और 6 आना फेलियर की कैटेगरी में चला जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट कि फर्स्ट ट्रायल में फर्स्ट थ्रो करने पे 3 एंड 5 आने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड टाइम थ्रो करने पे 3 एंड 5 आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो दिस इज अ बर्नौलीज ट्रायल। और अगर हम ये वाला एग्जांपल लें कि एक, अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा है, एक बैग है जिसमें मान लो 100 वाइट और मतलब पार्टीशन नहीं है, 100 वाइट और से 70 ब्लैक बॉल्स हैं और इस बैग में से बॉल ड्रॉ किया अपन ने 1 by 1, 6 टाइम ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट।
और व्हाइट बॉल ड्रॉ करना अगर सक्सेस है तो ये बर्नौलीज ट्रायल है क्या? No. No, sir. It will depend on the previous ball. बिल्कुल। अगर हमने यहाँ पे बॉल को विद रिप्लेसमेंट ड्रॉ किया होता तब तो ये बर्नौलीज ट्रायल होता, करेक्ट? Yes. Yes, sir. Yes. अभी यहाँ पे हमने सिंस विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ किया है तो दिस इज नॉट अ बर्नौलीज ट्रायल बिकॉज इंडिपेंडेंट भी नहीं है और हर एक ट्रायल में व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये तो हो गया। So can you show the previous slide? Done, sir. अब जो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? लेट देयर बी एन बर्नौलीज ट्रायल and probability of success BP. Therefore, probability of failure, जिसको अपन Q बोल देते हैं, will be equal to 1 minus P because हमने कहा दो ही आउटकम है, या तो सक्सेस या फेलियर। तो अगर सक्सेस नहीं है तो फिर फेलियर हो जाएगा, तो 1 minus P हो जाएगा सक्सेस और फेलियर का प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला है probability of getting exactly R success, जिसको हम नोटेशन वाली फॉर्म में P ऑफ x इक्वल टू R, x रैंडम वेरिएबल है और हमें एग्जैक्टली R सक्सेस चाहिए, तो उसका फॉर्मूला अपन को भी लिखना है। मैं भी फॉर्मूला लिखूंगा, बट अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ डाइस is thrown 6 times and getting a doublet is considered as success. Find probability of getting exactly to success. और हमें अभी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला नहीं पता, तो अपना जो सिंपल मेथड होता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, उससे हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो तुम लोग मुझे बताओ इस सिचुएशन में टोटल केसेस कितने और उसके बाद फेवरेबल केसेस कितने? फर्स्ट टोटल केसेस, So 6 to power 6. Yes, sir. 6 raised to 6. और कोई? पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस हैं, दो डाइस है अपने पास। अगर एक ही बार थ्रो किया होता ओनली वन टाइम, तो फिर टोटल केसेस कितने हो जाते? 36. तो फिर अभी कितने हो जाएंगे? 36 रेज़ टू पावर 6 हो जाएंगे ना? Yes, sir. Are you getting? Now total cases are 36 raised to power 6. ठीक है, अब तुम्हें बताना है फेवरेबल केस का नंबर, और फेवरेबल केस में क्या हो गया कि हमारे पास जो ये 6 पॉसिबल आउटकम्स थे, इनमें से हमें एग्जैक्टली 2 टाइम्स डबलेट चाहिए। तो इसका फेवरेबल केस कैसे लिखोगे? पीएनसी की हेल्प से। So it's 62 into 1 by 6 to 1 by 6 square into 5 by 6 to power. नहीं, ये तो तुमने प्रोबेबिलिटी के टर्म में आंसर बोला है। Okay, हाँ sorry sir. हाँ. आंसर करेक्ट है, बट अभी अपन को अगर ओनली फेवरेबल केस ही चाहिए तो हम सही है कि 6 में से हमने कोई से भी दो प्लेसेस का सिलेक्शन किया। मान लो हमने इसका और इसका सिलेक्शन कर लिया, इन दोनों प्लेसेस पे डबलेट आना चाहिए। तो डबलेट के आने के टोटल नंबर ऑफ वेज 6 है, 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन।
तो इन दोनों प्लेसेस पे डबलेट आना चाहिए, और रिमेनिंग जो प्लेसेस हैं ये वाले, इन पे डबलेट नहीं आना चाहिए। तो डबलेट के नहीं आने के टोटल वेज 30 है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वेज 36 है। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो ये समझ आया फेवरेबल केस का नंबर। 6 में से 2 प्लेसेस का सिलेक्शन किया 62, उन पे दोनों पे डबलेट को रख दिया, तो 6 into 6, और रिमेनिंग प्लेसेस पे डबलेट नहीं चाहिए, तो 30 into 30 4 टाइम्स। और ये अब अपना जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आ रहा है, ये आंसर अब मतलब हम अगर उसी नोटेशन की बात करें तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू का आंसर अगर हम पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 62 इंटू 6 अपॉन, मतलब ये 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये भी 6 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो हर एक के साथ अगर अपन 36 को ले गए तो दिस बिकम्स 1/6 का होल स्क्वायर 5/6 का होल पावर 4। समझ आ गया क्या? दिस आंसर इज 62 into 1/6 होल स्क्वायर into 5/6 होल रेज़ टू पावर 4। 1/6 जो था वो 6/36 था, और 5/6 जो था वो 30/36 था। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल p स्मॉल q। हाँ सर, NCR P to power R Q to power 1 minus R, sorry N minus R। ठीक है, कि हमने जो अभी इस वाले आंसर को फाइंड करने के लिए अलग अलग इस तरह से सॉल्व किया। हम कर सकते थे अगर अपने को बीपीडी का फॉर्मूला नहीं पता है तो भी, बट अगर फॉर्मूला पता है तो हमारा आंसर अब डायरेक्टली ये आ जाता, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल 6 है, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, और डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगी। तो डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले का यूज करके 6C2 n is 6 and R is 2, P that is probability of success is 1/6 in this case, तो P raised to power 2 and Q raised to power 4। ठीक है, तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट चाहिए, और ओनली 2 आउटकम्स होने चाहिए, और जिनमें से एक सक्सेस अगर बोल दिया तो P ऑफ एग्जैक्टली R सक्सेस का फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिख करता हूँ। कुछ और पूछना है किसी को इस स्लाइड में? थर्टी रेज टू पावर 4 कि ये जो प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस पे हमें डबलेट नहीं चाहिए था। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर एक पेयर ऑफ डाइस को हमने एक बार थ्रो किया तो टोटल 36 आउटकम्स हैं 6 into 6 से। इन 36 आउटकम्स में से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 आउटकम्स जो है ये तो डबलेट आने के फेवर के आउटकम्स हैं। तो डबलेट नहीं आने के लिए 30 आउटकम्स पॉसिबल है। तो हमने कहा ठीक है, ओके। अब हम या ऐसा कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं, फाइंड मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने कहा मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। इन दिस केस दिस इज NCR, एग्जैक्टली R सक्सेस के लिए P रेज टू पावर R Q रेज टू पावर n माइनस R। ये तो प्रोबेबिलिटी का नंबर हो गया, और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या थी? R। बताओ इसका समेशन क्या आएगा सॉल्व करके? तुमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है, तो इसका समेशन बताना है, और सबसे लास्ट में ये यूज कर लेना कि वी नो दैट P plus Q is equal to 1। n-1 नहीं नहीं, n-1 क्या चीज है? हम ऐसे क्वेश्चंस को नहीं, 1 नहीं, R into NCR,
is equal to n into n r in r into ncr is equal to n into n minus 1 cr minus 1 होता है, तो हमने उसका यूज किया, तो दिस बिकम्स n into n minus 1 cr minus 1 p raised to power r q raised to power n minus r। जो लोअर इंडेक्स में यहाँ पे आ रहा है r माइनस 1, वही हम p की पावर में बनाएंगे। तो p की पावर में r माइनस 1 बनाने के लिए एक p को बाहर कर दिया, तो ये बन गया np टाइम्स समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 1 to n n minus 1 c r minus 1 p raised to power r minus 1 q raised to power n minus 1 minus r minus 1। तो बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन के फॉर्मूले से दिस बिकम्स p plus q whole raised to power n minus 1 and our answer is n into p। देखना ये पूरा मेथड समझ आ गया क्या? ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने लास्ट ईयर बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में किए होंगे। तो समेशन ऑफ r into ncr अगर चाहिए होता ओनली, तो r into ncr को सॉल्व करने के लिए हम पहले ये वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो n into n minus 1 c r minus 1 आ गया, n कांस्टेंट है, समेशन के बाहर किया। सिंस एनसीआर में अभी लोअर इंडेक्स r माइनस 1 है, तो वो सेम p की पावर में क्रिएट करने के लिए एक p भी बाहर कर दिया। तो मीन ऑफ, और ऐसे ही अगर मान लो अपन को क्वेश्चन ने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करने को बोला होता, तो हमारा आंसर जो है इस तरह से हो जाता। देखो ये समझ आया क्या? बिकॉज सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो इन दिस केस ये तो पी आई की वैल्यू हो गई और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई। इन दिस केस एक्स इज इक्वल टू आर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस का आंसर मिल जाएगा। बट अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेंस के पर्पज से ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दोनों फॉर्मूले नोट करता हूँ। नोट तुम्हें इस वाले फॉर्मूले में डाउट है या जो हमने इसको यूज करके ये लिखा है एनसीआर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर इनटू आर, ए या बी, किसमें डाउट है? ए हमने बोला कि म्यू का जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो जो स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम एफ यूज करते हैं, वो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा एंड सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1, तो डिनोमिनेटर हट ही गया, ओनली ये बच गया। तो हमें अब दो फॉर्मूले जो याद रखने वो हैं, फर्स्ट पॉइंट मीन ऑफ binomial probability distribution is n into p, and second variance of binomial probability distribution is npq। वेरिएंस वाला जो भी डिस्कस किया था उसको सॉल्व करने के बाद n into p into So can you show the previous slide where you calculated the variance? Yes. नोट कर लिया? Oh, yes, sir. If sum of mean and variance of binomial probability distribution is
2.16. Number of trials is equal to 6. Find probability of, अभी बता दूं, find probability of getting at least, ये चलो एग्जैक्टली कर लेते हैं, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, और ट्राई करने में क्या है इसका एन पी, एन तो बताया रखा है 6, पी और क्यू बताओ क्या आ रहा है गिवन इंफॉर्मेशन से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन पी प्लस एन पी क्यू is equal to 2.16, n is equal to 6, and we know that p plus q is equal to 1. तो हमें इस इंफॉर्मेशन से p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये डिवाइड किया तो बन गया p प्लस p इंटू 1 माइनस p इज इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन रहा है 36। तो दिस बिकम्स p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 0.36 इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख लें p माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.36 का मतलब 0.64। p माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.8। p का आंसर 1.8 और 0.2 आ गया। ऑब्वियसली 1.8 तो हो नहीं सकता, तो 0.2 होगा। देखना कैलकुलेशन में भी ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे बजाय फैक्टर्स बनाने के हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर लिया। तो p का वैल्यू 0.2 आ गया, तो q का वैल्यू जो है 0.8 आ जाएगा। क्वेश्चन ने हमसे एग्जैक्टली 1 सक्सेस का आंसर पूछा है, तो हमारा आंसर 6c1 0.2 रेज टू पावर 1 0.8 रेज टू पावर 5 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार मैं वेरिएंस वाला पॉइंट वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी इस सॉल्यूशन में कोई डाउट किसी को? गिवन इंफॉर्मेशन से और गिवन फॉर्मूले जो ऊपर यहाँ पे नोट किए हुए हैं, इनका यूज करके हमने एन पी और क्यू तीनों चीज फाइंड कर ली। एन तो क्वेश्चन ने बता रखा था, पी और क्यू हमने फाइंड कर लिया, और फिर पी ऑफ एग्जैक्टली 1 सक्सेस का आंसर आ गया। वेरिएंस के लिए हमने भी डिस्कस किया कि फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। ये मीन लिखा हुआ है, ठीक है, या इसको मैं मीन लिख देता हूँ बिकॉज मैंने अभी वहां पे मीन यूज किया है। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी आई एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर भी सिग्मा पी आई बनेगा विच इज इक्वल टू 1। इन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी आई एस या पी आर एस एन सी आर स्मॉल पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, ये तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो गई। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आर है, ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम r इंटू एन सी आर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 लिखेंगे पहले तो इससे बन जाता है ये एक r को कम किया तो n इंटू r इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। उसके बाद सिंस अभी लोअर इंडेक्स में r माइनस 1 है और यहाँ पे r है,
तो हमने इसको भी r-1 में कन्वर्ट किया, तो r-1 वाला पार्ट अलग कर लिया और 1 वाला पार्ट अलग कर लिया, और अगेन सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का। तो दिस वाला ब्रैकेट बिकम्स, यहां लिख रहा हूं मैं, n-1 टाइम्स n-2 cr-2। ठीक है, अब दोनों समेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे मैंने n-1 r-1 लिखा। तो इस तरह से अपन इसको अब आगे सॉल्व कर लेंगे बाइनोमियल थ्योरम के मैनर से, और आंसर सिंपलीफाई करने के बाद npq आ जाएगा। बट मेन पॉइंट क्या था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, तो बाइनोमियल में कन्वर्ट किया तो बस p की जगह करस्पॉन्डिंग r की जगह करस्पॉन्डिंग x की जगह करस्पॉन्डिंग r लिख दिया। ठीक है, in an exam of 10 लास्ट पेज का मतलब मैंने वो वाला पेज तो डिलीट कर दिया, ये वाला पेज। Also, the formula derivation isn't needed. नहीं, Okay, sir. in an exam of 10 multiple choice question, one or more correct with 4 options, a student decides to mark answers at random. Find probability that he will get at least 2 correct answers. बताओ, सबसे पहले तो कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है या नहीं है, ये समझना है। तो टेल मी वेदर इट इज ऑफ बीपीडी और नॉट। यस, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे फिक्स है, 10 क्वेश्चन है तो 10 ट्रायल्स हो गए। हर एक क्वेश्चन का सेम टाइप है, और फर्स्ट क्वेश्चन के सही या गलत होने का सेकंड क्वेश्चन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। सेम टाइप का है तो यहाँ पे आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी हर एक क्वेश्चन में सेम हो गई। तो ये सारा बीपीडी की सिचुएशन है। अगर है तो हम पहले एन, पी और क्यू इनकी वैल्यूज बताओ। सर करेक्ट होना मतलब कोई भी एक ऑप्शन सही होना या फिर सारे ऑप्शंस? जैसे अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए बी डी है, ठीक है, अगर किसी ने ए टिक किया है ओनली तो इनकरेक्ट है, ए बी टिक किया है तो ए बी किया है तो भी इनकरेक्ट है, ए बी डी किया है तो करेक्ट है। तो ओनली वन आंसर इज करेक्ट, पार्शियल मार्किंग नहीं है कुल मिला के। तो ये तो क्लियर है कि n 10 है, बट स्मॉल p यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज एक क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
So 15. Point. Sorry, I mean total is 15. So 1/15 हो जाएगा P. 1/15। देखो ये सभी लोगों को समझ आता है क्या? करेक्ट आंसर है 1/15, बिकॉज क्वेश्चन इज ऑफ वन और मोर देन वन करेक्ट। तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे A B C D, डिफरेंट मतलब डिफरेंट आंसर्स क्या क्या बन सकते हैं कि ए विल आइदर बी करेक्ट और रॉन्ग, तो ए के लिए 2 ऑप्शंस हैं। ऐसे ही बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा या रॉन्ग होगा, सी जो है वो करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा, ऐसे ही डी। तो टोटल 2⁴ यानी कि 16 डिफरेंट केसेस बन गए। लेकिन इन 16 डिफरेंट केसेस में से एक केस तो ये भी हमने इंक्लूड कर रखा है, व्हेन ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। और ये वाला केस क्वेश्चन ने यूज करने से मना किया। क्वेश्चन बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो 16 माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ केसेस बन गए, और इनमें से कोई सा भी एक करेक्ट आंसर होगा। तो फेवरेबल 1, टोटल 15। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 1 और मोर देन 1 करेक्ट का है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/15 है। अगर ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होता तो फिर स्मॉल p का वैल्यू क्या आ जाता? 1/4. 1/4। तब तो बड़ा ही सिंपल हो जाता। ठीक है, तो q इन दिस केस इज सर 14/15। सर आपने वो -1 क्यों किया? -1 हमने कहा कि हमने ये जो 16 लिया है वो केसेस कौन कौन से हैं कि करेक्ट 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 करेक्ट, रॉन्ग 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 रॉन्ग, ये टोटल 16 केसेस हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे इस बीच में कहीं पे एक केस करेक्ट करेक्ट रॉन्ग करेक्ट, या रॉन्ग करेक्ट रॉन्ग करेक्ट, ऐसे केसेस भी आगे होंगे। तो ये वाले सारे केसेस तो पॉसिबल हैं बिकॉज 1 और मोर करेक्ट है। बट ये वाला केस पॉसिबल नहीं है व्हेन ऑल आर रॉन्ग। तो ये वाला केस हटा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन है बोला अपन से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली, नहीं एटलीस्ट 2 करेक्ट आंसर्स। तो हमने कहा था कि जब भी एटलीस्ट 2 की बात, अच्छा उसमें भी कई बार जल्दबाजी में कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्वेश्चन है हमसे p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पूछा है या p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 पूछा है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी? A. ए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसी तरह के बिल्कुल फालतू चीजों पे डाउट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पूछा है। इसको सॉल्व करने का एक मेथड तो ये होगा कि p ऑफ x इक्वल टू 2, फिर p ऑफ x इक्वल टू 3, और ये काफी लेंथी हो जाएगा क्योंकि हमें p ऑफ x इक्वल टू 10 तक जाना होगा। इससे मच बेटर हम क्या बोलेंगे, बोलो 1 माइनस क्या लिखें? P of P 1 of and x equal to 1 and P of x equal to 2. x इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगेन ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी मिस हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स में से बोल रहा हूँ बिकॉज जेई मेंस में है और उसमें टाइम कम होता है, तो हमें बस ध्यान रखना है चीजों का। और p ऑफ x इक्वल टू 0 भी यहाँ पे अपन को हटाना है। तो अभी हमारा आंसर जो है 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 1। ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट में अपने पास है, जैसे अब एक बेसिक क्वेश्चन होता है एक्सपेक्टेशन में इस तरह से, इन अ लॉटरी देयर आर 100 टिकट्स। और इस तरह से है
कि 1 फर्स्ट प्राइस टिकट है और वो है 1000 रुपीज का, 2 सेकेंड प्राइस टिकट है, वो है 500 रुपीज ईच, 10 कंसोलेशन प्राइजेस हैं, ये है 100 रुपीज ईच, एंड रिमेनिंग टिकट्स आर ब्लैंक। A person buys one such ticket, find his expectation। तो इसका मीनिंग ये नहीं कि वो मैक्सिमम एक्सपेक्ट करेगा कि हमारा आंसर 1000 हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि हमें उसके जो पॉसिबिलिटीज हैं उसका मीन फाइंड करना है कि उसको क्या अमाउंट मिल सकता है। तो हमने कहा कि इन दिस केस एक्सपेक्टेशन जो है वो अमाउंट से एसोसिएटेड है। जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन है कि एम आई अमाउंट मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर पी आई है, 30 कैसे? आंसर करेक्ट है कि टोटल अमाउंट ले लिया और टोटल नंबर ऑफ टिकट्स ले लिए, और इसी चीज को हम अगर हमारा जो मेथड है उससे बोलें तो हमारा आंसर सिग्मा पी आई एम आई से आ जाएगा। हमने अभी बात की थी कि एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू का मीनिंग सिग्मा पी आई एक्स आई। तो एक्स आई तो वहां पे रैंडम वेरिएबल का वैल्यू था, अभी यहाँ पे रैंडम वेरिएबल अमाउंट है कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा। हाँ करेक्ट, अपॉन में 1000 नहीं 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अमाउंट यानी कि फर्स्ट प्राइस आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अगर अपन ने P1 बोल दिया तो P1 इज 1/100, और अमाउंट जो है वो इस केस में 1000 है। सेकेंड प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी को हमने P2 बोल दिया विच विल बी 2/100, एंड अमाउंट एसोसिएटेड इज 500। कंसोलेशन प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी को P3 बोल दिया विच इज 10/100, एंड अमाउंट पर टिकट इज 100, और ब्लैंक टिकट होने वाले केस को P4 बोल दिया जिसकी प्रोबेबिलिटी 87/100 हो जाएगी, एंड अमाउंट एसोसिएटेड 0 हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू विल बी सिग्मा पी आई एम आई की हेल्प से ये हो जाएगा 1000 प्लस 2 इंटू 500 प्लस 10 इंटू 100 प्लस 0 अपॉन 100। तो वो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू 30 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने एक बेसिक क्वेश्चन इस तरह से कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि जैसे कोई एक मतलब जिसने ये लॉटरी बनाई है तो वो लॉटरी का मिनिमम टिकट क्या रखे, टिकट वैल्यू क्या रखे कि वो कभी भी लॉस में ना जाए। क्वेश्चन समझ आया कि वो 100 टिकट के इस तरह की एक लॉटरी बना रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो उसमें लॉटरी का मिनिमम टिकट वैल्यू क्या रखे कि वो लॉस में नहीं जाए। तो आंसर क्या होगा? 30 हो जाएगा, सेम आंसर। बिकॉज अब ये 30 वो नंबर है जो अगर हर एक टिकट का प्राइस रखेगा तो टोटल अमाउंट उसके पास 3000 आ जाएगा, और जो अमाउंट वो लगा रहा है लॉटरी के प्राइस देने में वो भी 3000 ही लगा रहा है। 3 नहीं, कितना? हाँ 3, ठीक। तो ये अपना जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट है, मतलब स्टैटिस्टिक्स अभी कंप्लीट है इंक्लूडिंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बोलो स्टैटिस्टिक्स में कोई और डाउट पूछना है किसी को? अब अपने पास आज टाइम कितना है? 8:45 अभी तो है।
मैथमेटिकल रीजनिंग शुरू कर लेते हैं, जितना होगा देख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग भी कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर मैं जैसे नोट्स के थ्रू एक बार तुम लोगों को बताऊं, देखो मैथमेटिकल, मैं ये नोट्स पे तुम्हें शेयर कर दूंगा। मैथमेटिकल रीजनिंग जो चैप्टर है उसमें सबसे पहली चीज है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या, अब ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स अगर तुम लोग भी पढ़ते जाओ, अ सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट और मैथमेटिकल स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट फॉल्स। मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट का आंसर हम बोल पाए कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, या फिर ये बोल पाए कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें अपन को कुछ कंफ्यूजन हो। जैसे कि एग्जांपल में लिखा, फर्स्ट एग्जांपल में 2+3 = 5, तो हमें पता है कि हाँ ट्रू बात है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। दिल्ली इज इन मुंबई, हमें पता है कि दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, तो भी ये स्टेटमेंट की कैटेगरी में आ गया, बिकॉज हमने प्रॉपर बोल दिया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बट अगर ये बोला जाए कि टुमारो इज मंडे, तो ये तो फिर डे के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अगर हम ये स्टेटमेंट संडे को देंगे तो बात सही है, अगर हम ये स्टेटमेंट ट्यूसडे को देंगे तो बात गलत है। तो थर्ड वाला जो एग्जांपल है ये स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, बिकॉज ये टाइम के अकॉर्डिंग इसका आंसर चेंज हो रहा है। एंड फोर्थ एग्जांपल, गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, इस चीज का कोई ट्रुथ वैल्यू है ही नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और नोट में लिखा भी आगे कि इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव और ऑप्टेटिव, इस तरह के जो सेंटेंस हैं ये स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। मतलब कि ऑर्डर देना, जैसे ये लिखा हुआ है गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, एक्सक्लेमेटरी कि yippee आई हैव वन, ऐसा कुछ, इंटरोगेटिव व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, ऑप्टेटिव गॉड ब्लेस यू। तो इस टाइप के जो सेंटेंस हैं ये सेंटेंस स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। अभी जो हमने बात की है स्टेटमेंट की, ये ओनली उन्हीं क्वेश्चंस में हमें एग्जाम में ध्यान रखना है जिसमें क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट या आर नॉट स्टेटमेंट। बिकॉज हम जब आगे भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो कई सारे प्लेसेस पे जब हम कनेक्टिव्स का यूज करते हैं तो दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए अपन कनेक्टिव्स का यूज करते हैं। बट जेई ने कई बार ऐसा किया है कि वो जो दो स्टेटमेंट्स गिवन है जिनको ज्वाइन करके कनेक्टिव का यूज किया है वो एक्चुअल में स्टेटमेंट नहीं है, तो सेंटेंस है। जैसे इफ आई गो टू दिल्ली, इफ इट इज मंडे देन इट इज हॉलीडे, ऐसा कुछ। तो अब मंडे वगैरह जो भी है, टुमारो इज मंडे टाइप, ये स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आते बट यूज कर रखे हैं। तो मैंने बोला कि हमें स्टेटमेंट की डेफिनेशन का यूज ओनली उन्हीं क्वेश्चंस में करना है जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रुथ टेबल। टेबल मेरे पास तुम लोगों की नहीं है अभी, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो अभी मैं एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम्हारा चैट देख लूंगा अगर कुछ लिखा होगा तो। ट्रुथ टेबल, अ टेबल which shows truth values of given statement is called truth table. If a statement is true, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो हम उसको बोलते हैं वैलिड स्टेटमेंट, और अगर फॉल्स है दैट इज इनवैलिड स्टेटमेंट। तो वैलिड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं और इनवैलिड का स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर अपने पास कोई एक स्टेटमेंट में एन स्टेटमेंट्स को इंक्लूड कर रखा है, हमने ऐसे एक बार आगे की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट लास्ट में जो रेड में लिखा है वो है a statement made by combining two or more statements is called compound statement। तो कोई भी दो या मोर देन टू स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए हम कनेक्टिव्स का यूज करेंगे, जो अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट इफ वन स्टेटमेंट कंटेन्स मोर देन टू स्टेटमेंट्स देन दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। और जिन स्टेटमेंट्स का हमने उसको उसमें यूज किया है दोज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, जो सबसे लास्ट में लिखा है। तो अगर मान लो किसी भी एक स्टेटमेंट में एन स्टेटमेंट्स का इंक्लूजन अपन ने कर रखा है, तो उसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा
उसमें 2 रेज टू पावर n रोज बनेंगी। ये जो नोट में लिख रखा है कि इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा इसमें 2 रेज टू पावर n रोज बनेंगी। और इसको हम लिखने को तो रैंडमली लिख सकते हैं, लेकिन अपन से कोई भी केस मिस ना हो तो हम एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो हमने यहाँ पे 2 रोज बना रखी हैं इसमें। अब मैं एक बार उस स्क्रीन शेयर को बंद करके उस पर ले आता हूँ। नहीं, अभी तुम लोगों को नोट नहीं करना है, मैं ये शेयर कर दूंगा। अगर अपने पास जैसे देखो, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो हम उसके लिए ओनली 2 रोज, एक तो ट्रुथ वाली रो और एक फॉल्स वाली रो। अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं पी और क्यू, हम स्टेटमेंट्स को जनरली पी क्यू आर से डिनोट करते हैं, तो फिर हम यहाँ पे 2 रेज टू पावर n फॉर्मूले से 4 रोज बना लेंगे। और वो जो रोज हैं वो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स इस पैटर्न में बनाएंगे, जिससे कि कोई भी केस मिस नहीं हो। तो अगर 2 है तो सबसे लास्ट वाले में तो ऑल्टरनेट टी एफ लिख लिया, सेकंड लास्ट वाले में टी टी एफ एफ इस तरह से लिख लिया। अगर 3 है स्टेटमेंट पी क्यू आर तो हम इस तरह से बना लेंगे। अभी अपने पास 2 रेज टू पावर 3 यानी कि 8 रोज बनेंगी। तो यहाँ पे टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, फिर सेकंड वाले में टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, थर्ड वाले में टी 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 एफ 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 एफ। अगर और भी कुछ पहले होता तो फिर 8 टाइम्स टी और उसके बाद 8 टाइम्स एफ, इस तरह से। तो ऐसा करने से अपन को कभी भी कोई केस सोचना नहीं पड़ेगा, सारे केस अपने आप कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के बाद आगे है, चलो मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, नोट्स तुम्हें भेज दूंगा मैं। नेक्स्ट इज negation ऑफ अ स्टेटमेंट, जो अभी 2-3 पेज चौरी के हैं। इस वन और इससे भी पहले का। ओके, negation ऑफ अ स्टेटमेंट। negation का बेसिक मीनिंग क्या है? द डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट। पी, मान लो स्टेटमेंट का नाम पी है, इज कॉल्ड negation of that statement and it is denoted by ये वाला साइन, इसको अपन बोलते हैं टिल्डे साइन, बट ये निगेशन के लिए अपन यूज करते हैं। और निगेशन लिखते कैसे हैं? बड़ा ही सिंपल सा केस होता है निगेशन में, कि जैसे ऐसे कुछ है कि 5, मतलब गिवन स्टेटमेंट जो है P इज 5 इज अ रेशनल नंबर, और क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट नेगेशन P। तो हमारा आंसर होगा कि 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, कि सिंपली एक नॉट इंक्लूड कर लिया तो नेगेशन बन जाएगा। इट इज फॉल्स दैट 5 इज अ रैशनल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम नेगेशन में। बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। इट इज नॉट द केस दैट 5 इज अ रैशनल नंबर। ये सारे नेगेशन के आंसर्स करेक्ट हैं। 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये आंसर रॉन्ग है। ये
गिवन स्टेटमेंट का निगेशन नहीं है। 5 इज अ रैशनल नंबर, ये गिवन स्टेटमेंट का निगेशन नहीं है, बिकॉज रैशनल नंबर सिर्फ रैशनल या इरेशनल ही नहीं होते। और निगेशन का मीनिंग हम और एक बार अभी मैं बताऊं, लेकिन एक और चीज कि सिंस तुम लोगों ने जैसे सेट्स पढ़ा है, सेट्स में जो रिलेशन ए और ए कॉम्प्लीमेंट में होता है वो सेम रिलेशन पी और निगेशन ऑफ पी में होता है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या रिलेशन होता है कि एक तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन अगर अपन ले लें तो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट कवर हो जाएगा। तो वैसे ही इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट दोनों को कंबाइन कर लें तो ऑल पॉसिबिलिटीज कवर हो जानी चाहिए। और दूसरा क्या कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइव आता है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिखा उसमें उसका निगेशन अगर अपन ये एज्यूम कर लेते कि मान लो ये निगेशन है, तो हमने चेक किया तो देखो इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कुछ भी कॉमन तो नहीं आ रहा, बिकॉज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी कॉमन नहीं आएंगे। बट क्या ऑल पॉसिबिलिटीज कवर हो गई? नहीं, नंबर्स तो रैशनल और इरेशनल के अलावा इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। तो रैशनल नंबर का अपोजिट इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। अगर क्वेश्चन ने ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया होता कि इन केस ऑफ रियल नंबर 5 इज अ रैशनल नंबर का निगेशन, तो हम बोल सकते थे कि 5 इज एन इरेशनल नंबर, बिकॉज इन केस ऑफ रियल नंबर इफ अ नंबर इज नॉट रैशनल देन डेफिनेटली इट इज इरेशनल। ठीक है, अगर ये बोला जाए कि 5 इज एन ऑड नंबर का निगेशन क्या होगा और ऑप्शन में लिखा हुआ है 5 इज एन इवन नंबर, तो वो गलत ऑप्शन है। नंबर्स ऑड या इवन की कैटेगरी के अलावा नाइदर इवन नॉर ऑड की कैटेगरी के भी होते हैं। ये जो 2/3 नंबर है ये इवन ऑड की कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो 5 इज एन ऑड नंबर का निगेशन 5 इज नॉट एन ऑड नंबर, इट इज फॉल्स दैट 5 इज एन ऑड नंबर, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 इज एन ऑड नंबर, इस तरह की बातें बस। तो हमें सिंपली नॉट इंक्लूड करना है, बट ध्यान रखना है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में जो रिलेशन है वो सेम रिलेशन पी और निगेशन पी में आना चाहिए। इनफैक्ट हम अभी आगे जब डिस्कस करेंगे तो हम जो सेट्स के फॉर्मूले हैं उनको एज इट इज यहाँ पे यूज करेंगे। मैं थोड़ा सा आइडिया अभी देता हूँ। यहाँ पे हम क्या है, जब हम कनेक्टिव्स की बात करेंगे, तो नेक्स्ट एक बार पेज पे ले जाता हूँ, तो हम कोई भी एक सेट और स्टेटमेंट, तो सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब निगेशन ऑफ पी हो गया, यूनियन का जो साइन होता है वो यहाँ पे, और जो कनेक्टिव है उसका साइन होता है, इंटरसेक्शन का जो साइन होता है यहाँ पे, एंड जो कनेक्टिव है उसका साइन होता है। तो अगर कहीं पे हमें P और Q गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पे उसका सेट में जो मीनिंग है वो A यूनियन B से हो जाएगा। अब इसका यूज क्या कि हम जो हमने सेट्स में पढ़ रखा है उसी थ्योरी का यूज कर लेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए न्यू फॉर्मूले न्यू थ्योरी नहीं बनाएंगे। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि वी नो दैट इन सेट्स A यूनियन B इंटरसेक्शन C, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सभी को पता है क्या होता है, दिस इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो यहाँ पे अगर P और Q एंड R ऐसे लिखा हुआ है तो वी कैन राइट इट एज P और Q एंड P और R। बात समझ आ रही है कि हम सेट्स के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं को सेट्स का, जैसे एक और फॉर्मूला डिमॉर्गन्स लॉ, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट is equal to A complement intersection B complement। तो in this case P और Q का whole negation will be equal to negation P and negation Q। ठीक है, तो इस तरह से हम सारा की सारा सेट से कंपेयर कर लेंगे। सेट में जहां पे यूनिवर्सल सेट आता है तो वहां पे हम इसमें पढ़ेंगे कि टोटोलॉजी आ जाता है, टोटोलॉजी विथ दैट स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू। जहां पे एम्प्टी सेट आता है तो यहाँ पे फॉलेसी आ जाता है विच इज ऑलवेज फॉल्स।
ठीक है, तो अपन ये सारा के सारा सेट्स की हेल्प से कंपैरिजन करके मैथमेटिकल रीजनिंग के जो फॉर्मूले हैं उनको यूज कर लेंगे। चलो वापस से बात करते हैं अब आगे निगेशन की। तो निगेशन में हमने एग्जांपल लिया था कि 5 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका निगेशन 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर इस टाइप का हो जाएगा। अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे ऐसे है कि 2 + 3 इज इक्वल टू 8 और क्वेश्चन इज राइट निगेशन। ऑप्शन ए इज 2 + 3 is equal to 7. Option B, 2 + 3 is not equal to 8. It is false that 2 + 3 is not equal to 8. एंड चलो ये तीन ही ऑप्शन है, तो बताना इन तीनों में से वन और मोर देन वन करेक्ट, ओनली बी या कुछ और भी? ओनली बी। सी क्यों नहीं है? सर आपने वो लाइक डबल निगेशन का निगेशन है नेगेटिव। हाँ सर। क्या सी में? सर निगेशन का इफ इट वाज निगेशन 2 + 3 इज इक्वल टू 8 होता तो फिर हाँ एग्जैक्टली कि सी ने दो बार नॉट वर्ड इंक्लूड कर लिया, एक तो फॉल्स बोलने में इंक्लूड कर लिया और दूसरा नॉट भी इंक्लूड कर लिया, तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल स्टेटमेंट के निगेशन की बात। अब एक चीज होती है क्वांटिफायर्स, जिससे हम जनरली क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, जैसे कि एटलीस्ट वन, ऑल, एवरी या ईच। दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो कोई स्टेटमेंट है कि ऑल नहीं, everyone in India speaks हिंदी, और क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट निगेशन की। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, ऑप्शन 1। everyone in India, this question is one or more than one correct? Does not speak Hindi. No one in India speak Hindi. ओके, और लोग भी एक बार ट्राई करो, 3 ऑप्शन है ओनली। सर ए बी ओनली ए सर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ क्वांटिफायर्स। देखो प्रॉपरली अब क्वेश्चन को भूल जाओ और ए बी एंड सी स्टेटमेंट्स को पढ़ो, वापस से पढ़ो ऑप्शंस जो गिवन है, और ये बताओ कि क्वेश्चन को बिल्कुल भूल जाना, ये बताओ कि ए बी सी ऑप्शन में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स का मीनिंग सेम है। सर ए एंड सी। यस सर। ए एंड सी का मीनिंग सेम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टेटमेंट को समझना कि बी का मीनिंग डिफरेंट है एंड ए एंड सी का मीनिंग सेम है। तो आंसर विल आइदर बी बी ओनली और आंसर विल बी ए एंड सी। ये बताओ। सर ए एंड सी ना। यस सर ए एंड सी। ए ऑप्शन देखो, फर्स्ट टाइम जो अपन पढ़ते हैं तो एक तो ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है कि ए एंड बी ऑप्शंस आर सेम, बट नहीं है।
ए ऑप्शन इज सेइंग दैट एवरीवन इन इंडिया डज नॉट स्पीक हिंदी, का मतलब कि इंडिया में फॉर एग्जांपल मान लो 100% है, तो ऑल 100% हिंदी नहीं बोल रहे, यानी कि सम ऑफ देम आर स्पीकिंग हिंदी, सम ऑफ देम आर नॉट स्पीकिंग हिंदी। बट बी ऑप्शन कह रहा है कि नो वन इन इंडिया स्पीक हिंदी, तो जो 100 की 100 लोग हैं ना, उनमें से कोई भी हिंदी नहीं बोल रहा, ये बी ऑप्शन कह रहा है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल से 40% आर स्पीकिंग हिंदी एंड रिमेनिंग 60 आर नॉट, बट बी कह रहा है कि ऑल 100 आर नॉट स्पीकिंग हिंदी। तो ए और बी ऑप्शन का मीनिंग डिफरेंट है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1% इन इंडिया हु डज नॉट स्पीक हिंदी। अगेन वही वाली बात होगी कि हाँ कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं, कुछ लोग हिंदी नहीं बोल रहे हैं। तो ए एंड सी का मीनिंग सेम है, बी डिफरेंट। और हमने कहा था कि किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन अगर हम ले रहे हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर अभी अब तुम चेक करोगे तो गिवन स्टेटमेंट भी और ऑल 3 ऑप्शंस ए बी सी में कुछ भी कॉमन तो नहीं आएगा, लेकिन उनके यूनियन से ऑल पॉसिबिलिटीज कवर होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट ने बोला कि 100 की 100% हिंदी बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट ने बोला कि 100 की 100% हिंदी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो केस कवर नहीं होते जब सम ऑफ देम आर स्पीकिंग हिंदी एंड सम ऑफ देम आर नॉट। तो इस वजह से बी ऑप्शन को हमने कॉम्प्लीमेंट यानी कि निगेशन नहीं बोला। ए सिचुएशन क्या है, ये कह रहा है कि एटलीस्ट ए या सी सिचुएशन कि एटलीस्ट 1% इज नॉट स्पीकिंग हिंदी। तो ऐसा हो सकता है कि 99% आर स्पीकिंग हिंदी एंड 1% इज नॉट स्पीकिंग हिंदी, ये वाला केस सी में कवर हो गया। ऐसा हो सकता है कि 99% आर नॉट स्पीकिंग हिंदी एंड 1 इज नॉट स्पीकिंग हिंदी, मतलब कि एक्सट्रीम 99 बोल रहे हैं, 1 नहीं बोल रहा है, 99 नहीं बोल रहे हैं, 1 बोल रहा है, ये वाले केसेस भी कवर हो गए। बट 100% हिंदी नहीं बोल रहे हैं और 0% हिंदी बोल रहा है, ये वाला केस भी इसमें इंक्लूडेड है। देखो ये समझ आता है क्या, ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1% तो है जो हिंदी नहीं बोल रहा है, तो एटलीस्ट Yes, एक है, sir. मिनिमम एक का बोला है, मैक्सिमम तो 100 हो सकते हैं। और सी ऑप्शन का मीनिंग तो है कि ये तीनों केस यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, और बी ऑप्शन का मीनिंग है कि ओनली ये वाला केस है, तो इसलिए बी ऑप्शन आंसर नहीं है, सी ऑप्शन आंसर है, और सी ऑप्शन और ए ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं अभी इस चीज को और एक और एग्जांपल लेता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज all natural numbers are prime numbers, or negation of P, option A, all natural numbers are composite, B, there again one or more than one correct है। So B and C. ABC. सर बीसी सर। A क्यों रॉन्ग है? Sir, some can be prime, some can be composite also. Or negation में, like negation P में. So A just says that all of them have to be composite. सर ए रॉन्ग है बिकॉज वन एग्जिस्ट करता है। दोनों ही रीजन सही है, जो उसने बोला वो भी करेक्ट है। अगर हम देखो 1 एग्जिस्ट करता है तो प्राइम का अपोजिट कंपोजिट नहीं हुआ, पहला चीज, ठीक है। बट लेट्स से कि मान लेते हैं प्राइम का अपोजिट कंपोजिट है फॉर एग्जांपल, तो भी ए रॉन्ग है, बिकॉज अब ये कह रहा है ए ऑप्शन कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कंपोजिट, मतलब कि नो वन ऑफ देम इज प्राइम। तो ये
ए अगर हम प्राइम का अपोजिट कंपोजिट मान लेते हैं तो फिर ए ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम बन जाता है। ठीक है, तो दोनों ही रीजन से ए ऑप्शन रॉन्ग है, बिकॉज डी ऑप्शन तो क्लियर है कि रॉन्ग ही है। क्लियर है ना, डी ऑप्शन वही वाला बात हो गई जो यहाँ पे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन बी डिस्कस किया था कि नो वन इन इंडिया स्पीक हिंदी, तो ये रॉन्ग है। तो वैसे ही नो नेचुरल नंबर इज प्राइम नंबर, ये रॉन्ग है। बट हमने बोला कि अगर हम वन को कंसीडर कर रहे हैं तो प्राइम का अपोजिट कंपोजिट नहीं है, इस वजह से ए रॉन्ग हो गया। सेकंड, अगर मान लो वन को कंसीडर ना भी करें तो भी ऑप्शन ए रॉन्ग है, बिकॉज उस सिचुएशन में ऑप्शन ए का मीनिंग ऑप्शन डी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सोच समझ के ढंग से आंसर बोलना और एटलीस्ट। सर हाँ, previous question में B statement would be like there exists at least one natural number which is composite, so फिर that will be wrong, right? हाँ रॉन्ग होगा, नहीं निगेशन नहीं होगा वो, बिल्कुल। हाँ, so because that वो one वाला केस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay sir. एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर इज ऑड, और सिंस क्वेश्चन ने नेचुरल वर्ड इंक्लूड किया है तो ऑड का अपोजिट इवन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमें निगेशन पी बताना है। एंड ऑप्शंस आर लाइक ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑड, बी नो नेचुरल नंबर इज ऑड, सी each natural number is not odd, and B all natural numbers are even. बोलो। A and C. So B, C, D. A and C. सर बी ए सी बोल रहा है ए ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑड, और डी बोल रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इवन। तो देखो ए और डी तो ऑब्वियसली एक साथ आंसर आ ही नहीं सकते। BCD होगा सर। एक बार मैं और चैट बॉक्स में देख लेता हूँ, आंसर बोला गया डी ए डी सी। अरे ए और डी एक साथ आंसर कैसे आ जाएंगे कुणाल? सर ACD. नहीं, ए और डी में तो बिल्कुल अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। ए बोल रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑड। जल्दबाजी मत करो, एक बार वापस इस स्टेटमेंट्स को पढ़ो पहले। ए और चलो हम क्योंकि ए और डी में बात कर रहे हैं तो ओनली ए और डी में डिस्कस पढ़ के देखो। सर A and C बोल रहा हूँ। ओके, ए एंड सी, ओके। तो ए और डी तो आंसर आ ही नहीं सकते। अब ए में लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑड, बी बोल रहा है नो नेचुरल नंबर इज ऑड। ठीक है, सी BCD. ईच नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड। तो बी डी। ओके, अब ये बताओ कि बी और सी स्टेटमेंट्स का मीनिंग सेम है कि डिफरेंट है? बी एंड सी स्टेटमेंट डिफरेंट। डिफरेंट है, तो फिर आंसर बी और सी भी एक साथ नहीं आ सकता। तो बी और डी होगा ना सर? तो A करेक्ट and C आंसर होगा। सर सिर्फ सी होगा। वापस से सारे देखो, जब भी देखो मैथमेटिकल रीजनिंग के निगेशन वाले क्वेश्चन में ही ओनली कंफ्यूजन होता है, और वो भी तब होता है जब क्वेश्चन ने क्वांटिफायर को इंक्लूड कर रखा है। उसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्वांटिफायर वाले केस में जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो तो पहले जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन को भूल जाया करो, ऑप्शन देखा करो कि कौन कौन से ऑप्शन का मीनिंग सेम है। और जेई मेंस में अपने पास अच्छी बात ये है कि ओनली सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। अभी तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल करेक्ट करा रहा हूँ, बट सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो एक बार तुम अगर ऑप्शन का मीनिंग ही समझ लोगे ना तो ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि जिस ओनली ऑप्शन का मीनिंग रिमेनिंग तीनों से डिफरेंट आ रहा है वही हमारा आंसर है। तो अभी तुम यहाँ पे देखो ओनली ऑप्शंस को पढ़ के कि कौन कौन से ऑप्शन का मीनिंग सेम है, डिफरेंट है, क्या है। तो बी और डी का मीनिंग सेम है, देखो ये वाली बात समझ आती है क्या यस सर। सभी लोगों को? ओके, अब बी और डी का मीनिंग सेम है, पहला चीज। सेकंड पॉइंट कि बी एंड सी का मीनिंग डिफरेंट है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि बी का मीनिंग अलग है, सी का मीनिंग अलग है। देखो ये चीज क्लियर है क्या? Sir, C means like
each natural number is not odd, तो like हर एक odd नहीं है, which means all of them are even, right? नहीं, each natural number is not odd का मतलब Means some of them it are can be even, even, some it of can them be are, odd. हाँ, it can be odd. Some of them are even, some of them are odd. Each Oh, बोला okay, वर्ड, okay. each वर्ड इंक्लूड करें या every वर्ड इंक्लूड करें तो एक ही बात होती है. तो every natural number is not odd और all natural numbers are not odd. सेम ही बात होगी ना. Every and all तो सेम ही होता है. Oh, हाँ, yes sir. Okay. तो और फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑड. अब ये तो गलत ही बात है. मतलब अगर 100 नेचुरल नंबर्स हैं तो 100 नेचुरल नंबर्स में बोल रहा है कि एटलीस्ट वन इज ऑड. तो अब इस स्टेटमेंट में, या यूं बोल दें, हम एक सिंपल सी बात करते हैं. देखो चलो इस वाले क्वेश्चन में बात करते हैं कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ऑल वर्ड के साथ गिवन है तो हम एक तो उसमें सिंपली नॉट इंक्लूड कर लें तो हमारा निगेशन का आंसर आ जाएगा, जैसे ये आ गया. ठीक है. दूसरा, ऑल वर्ड के निगेशन के लिए हम एटलीस्ट वन और बाद में जाके नॉट इंक्लूड कर लें तो निगेशन का आंसर आ जाएगा. यहाँ पे मैं बोल देता हूं, निगेशन ऑफ ऑल वाला स्टेटमेंट इज इक्वल टू एटलीस्ट वन और आगे जाके हमने नॉट यूज कर लिया. बात समझ आ रही है? तो अब हम इसी की हेल्प से क्या बोल सकते हैं कि एटलीस्ट negation of at least one is equal to none. अगर हम इस लास्ट क्वेश्चन की बात करें और इसमें लिखा होता कि there exist at least one person in India who does not speak Hindi, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन होता तो इसका निगेशन क्या होता? इसका निगेशन ये होता, मतलब ये सबको क्लियर है कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस से ए साइड मिल जाएगा. तो ऑप्शन सी का निगेशन ये होता. और अब इस ऑप्शन सी का निगेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर हमने डज नॉट स्पीक हिंदी वाले को कुछ एक्स बोला तो यहाँ पे बोल रहा है कि नो वन, इस स्टेटमेंट का मीनिंग कि नो वन इन इंडिया डू नॉट स्पीक हिंदी. बात समझ आ रही है? नो वन इन इंडिया डू नॉट, मैंने 2 बार नो इंक्लूड किया है. तो हम बोल रहे हैं कि जब भी तुम्हें एटलीस्ट वन वाले का निगेशन लेना है तो यहाँ पे तो स्टेटमेंट को सेम रखो और आगे कुछ ऐसा इंक्लूड करो कि नो वन यानी कि नन आ जाए उस केस में. तो यहाँ पे हमने जो बोला है कि एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर इज ऑड, तो इसका आंसर होगा कि नो नेचुरल, इसके निगेशन का आंसर कि नो नेचुरल नंबर इज ऑड. तो हमने ये सेंटेंस को तो एज इट इज कॉपी किया है और आगे नो इंक्लूड कर लिया. और नो नेचुरल नंबर इज ऑड एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट ऑड का मीनिंग डिफरेंट है. मतलब यहाँ पे एक्चुअली बजाय निगेशन वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का मीनिंग समझना कि ऑल, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्या? हाँ, ये लिखा हुआ ही है. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं नो नेचुरल नंबर इज ऑड, मतलब कि अगर अपने पास 100 नेचुरल नंबर है तो 100 की 100 ऑड नहीं है, मतलब कि ऑल आर इवन. ये बी स्टेटमेंट का मीनिंग है और ये ही डी स्टेटमेंट का मीनिंग है. बट सी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड, दैट मींस सम ऑफ देम आर इवन, सम ऑफ देम आर ऑड. ए स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑड, कि 100 की 100 ऑड है. तो हम कह रहे हैं कि ए ऑप्शन तो कह रहा है 100 की 100 ऑड है. बी ऑप्शन कह रहा है कि से 99 ऑड है और 1 इवन है. ऑल नेचुरल नंबर्स, नो नेचुरल नंबर इज ऑड नहीं. बी ऑप्शन कह रहा है कि 100 की 100 इवन है. सी ऑप्शन कह रहा है कि 99 ऑड है, 1 इवन है.
या फिर 99 इवन है, 1 ऑड है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि 100 की 100 इवन है। तो ये तो एक बार देखना कि इन चारों स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ। और क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर इज ऑड का मतलब 1 ऑड 99 इवन, या फिर 1 इवन 99 ऑड। ये क्वेश्चन का मीनिंग है। अगर क्वेश्चन का मीनिंग ये है तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता बिकॉज कॉमन आ रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता बिकॉज ये भी कॉमन आ रहा है, बिकॉज इसमें भी 100 ऑड वाला केस इंक्लूडेड है, बिकॉज एटलीस्ट 1 ऑड है, तो मैक्सिमम तो 100 ऑड हो सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं आएगा। बी और डी ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए बी और डी ऑप्शन आंसर आ जाएंगे। देखना अभी जाके बात क्लियर है क्या? इस पेज पे जो दोनों एग्जांपल हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को एक बार और देख लो, और कोई पॉइंट किसी को पूछना है तो बताओ। सर वो आप ए वाला एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, क्वेश्चन 1 का? क्वेश्चन 1 का ए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कंपोजिट। हमने यहाँ पे बोला कि ये स्टेटमेंट निगेशन का आंसर नहीं है, बिकॉज फर्स्ट रीजन वाज कि प्राइम का अपोजिट कंपोजिट नहीं होगा, मतलब कि नॉट प्राइम बोलना इज नॉट इक्वलेंट टू कंपोजिट, बिकॉज वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और सेकेंड हमने बोला कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर प्राइम का मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कंपोजिट, तो 100 की 100 नेचुरल नंबर्स अगर हैं तो वो कंपोजिट हो गए। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 की 100 नेचुरल नंबर्स जो है वो प्राइम है, तो कहीं भी वो वाला केस इंक्लूड नहीं हुआ व्हेन सम ऑफ देम आर प्राइम एंड सम ऑफ देम आर कंपोजिट। तो इसलिए ये नेगेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अभी क्लियर है क्या? यस सर, थैंक यू। विल क्वेश्चन 2 का सी ऑप्शन भी। हाँ, अभी मुझे नहीं आइडिया कि तुम्हारा जो इस सैटरडे को टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है। उसका सिलेबस देखो ना, उसके सिलेबस में अगर मेंस के टॉपिक्स हैं तो फिर मतलब तुम्हें सिलेबस तो प्रोवाइडेड होता होगा ना कि टेस्ट में कौन सा पोर्शन आएगा। फुल सिलेबस इज रिटन। और ये टॉपिक मेंस, ये जो टेस्ट है ये मेंस लेवल का है कि एडवांस लेवल का है? सर दोनों। अच्छा, तो फिर तो मेंस वाले में ये मेंस वाले टॉपिक्स आ सकते हैं। एक बार तुम लोग चेक कर लेना, या मैं एक बार चेक करके बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, या जो भी है। चलो एक बार इसका सी ऑप्शन देखते हैं। तो उस सी ऑप्शन से पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसका मीनिंग, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्लियर है क्या कि इसमें 1 ऑड 99 इवन कैसे करने का? क्या? अब समझ में आ गया सर। नहीं, अभी जिसे सी ऑप्शन पूछा था ना वो क्लियर है क्या, जिसने सी ऑप्शन पूछा था? हाँ सर वो क्लियर है। ओके ओके, सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, मेरे को नहीं समझा अभी तक। ठीक है। अपन आज की क्लास में फिर यहाँ तक ही रखेंगे और इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मेंस बुकलेट नहीं है तो प्रैक्टिस क्यों, मेंस बुकलेट होगी ना तुम्हारे पास, ग्रुप पे शेयर की थी। अच्छा, जस्ट कि तुम लोग क्लास लीव करो उससे पहले कि अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें ये मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो आई बिलीव कि आधा पौन मतलब 45 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। उसके बाद अपन मैथमेटिकल इंडक्शन और लीनियर प्रोग्रामिंग भी कवर कर लेंगे। बट जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम जेई मेंस का बुकलेट जो है वो सॉल्व कर लेना। फिर रिमेनिंग टाइम में जो नेक्स्ट क्लास का जो रिमेनिंग टाइम है उसमें हम वो बुकलेट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इंडक्शन चैप्टर को बिना पढ़े भी तुम सॉल्व कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो, रैशनल रिलेशंस वाला चैप्टर कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। एक बार मैं सी ऑप्शन यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सी ऑप्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसका मीनिंग ये है, गिवन स्टेटमेंट में 1 ऑड 99 इवन इंक्लूडेड है, 1 इवन 99 ऑड भी इंक्लूडेड है, 100 ऑड भी इंक्लूडेड है। क्योंकि एटलीस्ट 1 ऑड बोला है तो मिनिमम 1 ऑड से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 100 ऑड तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम 1 ऑड से शुरू करना है। तो क्या इंक्लूडेड नहीं है? 100 इवन इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हमने कहा कि 100 इवन वाला केस जो है वो निगेशन होगा। अब सी ऑप्शन क्या कह रहा है
सी ऑप्शन बोल रहा है कि ईच नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड। इसका मतलब कि मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड का मतलब सम ऑफ देम आर इवन एंड सम ऑफ देम आर ऑड। ईच नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ देम आर इवन एंड सम ऑफ देम आर ऑड। क्लियर है? तो सी ऑप्शन में ये वाला केस और ये वाला केस एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो कुछ कॉमन आ गया। तो कॉमन आ गया तो वो कॉम्प्लीमेंट यानी कि निगेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो फिर अपन इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और मैं तुम्हें अभी यहाँ तक के नोट्स जो है ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलो ओके बाय।